गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि आपका परमेबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग ये आपका परमेबिलिटी का पहली बात तो ये तीसरा लेक्चर होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे डेरिवेशन थे जिसमें हमने कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और आपका वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में डील किया था। आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में हर बार आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से डील करना है। ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब एसएससी जेईई यहाँ से क्वेश्चन ना पूछता हो। और जो हम डील करने जा रहे हैं ये आपको इन्वायरमेंट में भी मिल जाएगा, ये आपको सॉइल में भी मिल जाएगा और ये आपको हाइड्रोलॉजी में भी मिल जाएगा। तो हर जगह ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फील्ड टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस इज द फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में अगर हम बात करें तो पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट। ये देखिए पंपिंग आउट टेस्ट इट इज सुटेबल फॉर large area and large प्रोजेक्ट। जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पे आपने सपोज दैट कि कोई डैम बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको परमेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको लार्ज प्रोजेक्ट या आपको वहाँ पे कोई ट्यूबवेल लगाने हैं या कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट से आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट होता है तो ये कॉस्टली भी होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है। ठीक है, तो पंपिंग टेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज एरिया इन्फ्लुएंस। ओके, ये होता है। लार्ज प्रोजेक्ट कॉस्टली होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमको जो डील करना है वो ये है यील्ड ऑफ द वेल। यील्ड ऑफ द वेल, देखिए क्या है यील्ड ऑफ द वेल, क्या होता है उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। यील्ड का मतलब होता है कितना हम लोग डिस्चार्ज वहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी क्या करती है, वाटर पे काम करती है और उस ग्रेविटी के खिलाफ आप कितना आसानी से पानी निकाल पाते हो, दिस इज कॉल्ड यील्ड ऑफ द वेल। इसका मतलब ये हुआ कि द वाटर कैन एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना पानी आप निकालते हो, दिस इज कॉल्ड यील्ड ऑफ द वेल। अब इसमें हमको जो डील करना है फ्रेंड्स वो ये डील करना है यहाँ पे टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक आपको अच्छे से चीज़ें पता नहीं रहेंगी। तो पहली हेडिंग है टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो ईएस का एग्ज़ाम हो चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट है हमारा दिस इज द एक्वीफर। इसको क्या बोलते हैं? एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल क्यों? क्योंकि अर्थ के थ्रू बने। जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजिकल का मतलब होता है प्रोसेस। तो जियोलॉजिकल, दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन which are both pervious एंड परमेबल। इसका मतलब ये हुआ ये परवियस भी रहेगा और परमेबल भी रहेगा, उससे बोलते हैं एक्वीफर। मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, परवियस भी रहेगा, परवियस का मतलब होता है वाटर इसमें आसानी से पास भी कर जाएगा। दूसरा होता है परमेबल, तो इसमें परमेबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी, मतलब वाटर इसमें आसानी से पास करने वाला है। ओके,
परवियस का मतलब यह है कि वाटर को ये स्टोर भी अच्छा करेगा। तो ये परवियस का मतलब होता है वाटर को अपने से पास भी होने देगा और जाने भी देगा, दोनों प्रोसेस होते हैं। मतलब वाटर को अच्छे से स्टोरेज की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होगी, दिस इज कॉल्ड परवियस, और पास कराने की भी प्रॉपर्टी होगी, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया हमको, परवियस और परमेबल का मतलब। ओके, परमेबिलिटी आप अच्छे से पढ़ चुके हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इन विच वाटर कैन पास थ्रू विथ इजिली। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, इससे हमको मैक्सिमम क्या कहते हैं डिस्चार्ज मिलता है। द मैक्सिमम Q विल बी ऑप्टेन। इसकी यील्ड बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से अगर आपके पास इक्विफर है तो वहाँ से पानी को डेराइव करना या निकालना बहुत आसान होता है। तो ज़्यादातर जो ट्यूबवेल बनाए जाते हैं वो कोशिश ये की जाती है कि आपका इक्विफर में ही बने, क्योंकि वहाँ पे इक्विफर में ज़्यादातर जो होता है वो सैंड और ग्रेवल होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो इसमें आता है सैंड, फाइन सैंड, कोर्स सिल्ट, फाइन सैंड कॉमा कोर्स सिल्ट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इक्विफर। देखिए फाइन सैंड में क्या है, फाइन सैंड में परवेश भी होगा, उसके अलावा सैंड है तो सैंड की परमेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना। कोर्स सिल्ट लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फाइन सिल्ट नहीं है। फाइन सिल्ट में कोहेसन आ जाता है जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा गया है दिस इज कॉल्ड कोर्स सिल्ट। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, सेकेंड नंबर 2 पे है, दिस इज कॉल्ड इक्विक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नाम में लिखा है। देखिए इक्विफर था तो यहाँ पे परवियस था, यहाँ पे इक्विक्लूड है। इक्विक्लूड का मतलब ये होता है कि इसमें क्या कहते हैं, आपका परवियस तो रहता है लेकिन परमेबिलिटी नहीं होती है, मतलब वाटर इससे पास नहीं करता है। वाटर स्टोर तो होगा इसके अंदर लेकिन ये अपना पानी देगा नहीं किसी को। तो दिस इज कॉल्ड इक्विक्लूड। इक्विक्लूड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्ले। तो इट इज दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, these are the type of geological formation। देखिए इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन which has pervious, which is highly porous, दिस इज द हाईली, यहाँ पे परवियस की जगह पे पोरस कर दीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा पोर होंगे उसमें स्टोरेज अच्छा होगा। दिस इज पोरस। यहाँ पे भी लिख सकते हैं विच इज हाईली पोरस, हाईली पोरस बट नॉट परमेबल, बट इम्परमेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज द हाईली पोरस और दिस इज इम्परमेबल। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी परमेबिलिटी बहुत ही जीरो होती है, लगभग निग्लेजिबल होती है। तो इक्विक्लूड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, दिस इज द एग्जांपल इज क्ले। क्ले सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है। देखो अब इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे भी क्लूड, यहाँ पे भी क्ले आ रहा है, तो दोनों का नाम लगभग सिमिलर है, क्लूड क्ले। तो याद करना हमारे लिए बहुत आसान है कि क्ले क्या होता है। क्ले की जाहिर सी बात, याद करने की डिफिनेशन कैसे पढ़ते हैं, क्ले के थ्रू समझते हैं। क्ले में पानी स्टोर तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पार्टिकल छोटा होता है, इस वजह से उसमें वाटर का स्टोरेज तो बहुत बेटर होगा। ओके, लेकिन वहाँ से वाटर को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से आप देख पाओगे क्ले के केस में उसकी पोरस तो होगा लेकिन वो नॉट परमेबल, मतलब वो इम्परमेबल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है इक्विटार्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड वन, दिस इज इक्विटार्ड। दिस इज द इक्विटार्ड। अगर हम बात करें तो इक्विटार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है, दीज आर द टाइप ऑफ फॉर्मेशन, दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। मेंस में भी फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन आ जाता है कि लिखिए कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन विच are porous
which are porous but less permeable, क्या होते हैं फ्रेंड्स? दिस इज द लेस परमेबल आपके ये रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द पोरस एंड लेस परमेबल। इसका मतलब आपने क्या किया, जो क्ले थी उसमें कुछ आपने सैंड मिला दी, तभी जाके तो उसकी कुछ परमेबिलिटी आएगी, तभी तो ये लिखा है बट लेस परमेबल। हो सकता है आपके पास क्ले थी और क्ले में आपने देखा कि सिर्फ वो क्या था, पोरस था, परमेबल तो नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, उसमें जाके कुछ सैंड मिला दिया। अब जब सैंड आप मिला दोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो परमेबिलिटी आएगी, क्योंकि वहाँ पे सैंड आ चुका है। तो कुछ ना कुछ जब परमेबिलिटी आएगी तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा, पोरस है बट लेस परमेबल है, बताइए क्या होगा? इक्विटार्ड होगा, इक्विक्लूड होगा, क्या होगा? इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे सैंड और क्ले आ जाएगा, तो सैंडी क्ले एग्जाम्पल सबसे अच्छा हो जाएगा। सैंडी क्ले, सैंड के अंदर आपने क्या कर दिया, क्ले मिला दिया। नेक्स्ट है इक्विफ्यूज। दिस इज द इक्विफ्यूज। देखो इक्वा इसलिए जोड़ा गया है, देखिए फ्रेंड्स, इक्वा का नाम आता है एक्वा वाटर, आपने सुना होगा। एक्वीफर से जैसे आपने वाटर को फिल्टर करते हो तो वहाँ पे एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। और यहाँ पे जो टर्म है ना, इसी से चीज़ें डिफाइन हो रही, टार्ड, फ्यूग, यहाँ पे क्लूड, यहाँ पे फर। तो इन सब चीज़ों से आपको समझना होगा। तो दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल formation, these are the type of geological formation which is neither porous not permeable, neither porous nor permeable। ना ही ये आपका पोरस होता है और ना ही ये परमेबल होता है। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल थ्रू समझें। दिस इज द ग्रेनाइट रॉक। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रेनाइट रॉक होती है उसमें आपके पोरस नहीं होते। पोरस का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र होना, उसमें जा करके पानी क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन जब ग्रेनाइट पत्थर होता है उसमें तो पानी इंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है, उसके पार्टिकल बहुत ही क्लोजर रहते हैं, इसलिए ग्रेनाइट में पानी इंटर नहीं कर पाता है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे बोला है नॉर परमेबल, जब पानी ही नहीं इंटर करेगा और उसके वाइड्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो पानी पास भी नहीं कर पाएगा। जब पानी पास ही नहीं कर पाएगा तो दिस इज कॉल्ड नॉर परमेबल। तो इससे हम लिखा है नॉर परमेबल। तो देखो सबसे अच्छा ये कन्फ्यूजन में रहता है, इक्विफ्यूज कन्फ्यूजन रहता है, नॉट परमेबल नॉट पोरस, मतलब ये पोरस भी नहीं होता है, कंफ्यूजन में रहता है, ना ही ये इधर का रहता है ना ही उधर का रहता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, कंफ्यूज रहता है। क्या कंफ्यूज रहता है कि ना इधर पोरस रहता है ना परमेबल। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका, कैसे याद करोगे? देखिए भाई, यहाँ पे मैंने पढ़ा इक्विफर का जस्ट उल्टा क्या है, इक्विफ्यूग। यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज के पास अवेलेबल हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है विच आर बोथ क्या है, पोरस है एंड परमेबल है। लेकिन ये क्या है, नाइदर पोरस है नॉर परमेबल। मतलब इक्विफर का उल्टा कौन हो गया, इक्विफ्यूज हो गया। बहुत आसानी से याद कर सकते हो। दूसरी बात, इक्विफर तो बहुत आसानी से याद रखते हो। गांव में भी जो ट्यूबवेल बनाए जाते हैं, जब बोर होल किया जाता है तो ज़्यादातर जो वहाँ का वर्कर होता है वो यही देखता है कि कहाँ पे सैंड मिलती है, और जहाँ पे सैंड मिल जाती है बस बोरिंग की जो आपकी पाइप डालनी होती है, या जहाँ तक बोर आपको कितने फीट तक करना है बस वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि अगर उसको इक्विफर मिल जाता है तो पता है कि जब हम ट्यूबवेल से ट्यूबवेल चलाएंगे तो हमें वहाँ पे यील्ड बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसीलिए गाँव में भी कोशिश करते हैं कि मान लिया 150 फीट 200 फीट तक अगर बोर होल किया आपने, अगर उसको सैंड मिल गई 150 फीट तक तो फिर वहीं तक वो बोर होल कर देता है। ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है, और आपने देखा होगा बोर होल ज़्यादातर अब शहरों का वाटर टेबल तो गिर चुका है, तो यहाँ पे 250-300 तक जाना पड़ता फीट तक है। लेकिन गांव की अगर बात करें, जो कि आपके रिवर के किनारे कोई गांव होगा जहाँ पे वाटर टेबल ठीक ठाक होगा, वो लोग 100, 110, 120 फीट पे भी पानी निकाल लेते हैं। ठीक है,
इसमें ऐसा नहीं करते कि 20 फीट पाइप डाला और आपका ट्यूबवेल बन गया, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल कभी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अगर डिक्रीज कर गया तो अगर आपने सपोज दैट कि 20 फीट तक ही बोर होल किया होगा तो पानी कभी मिलेगा ही नहीं आपको। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि 120 से 130 फुट तक हम लोग क्या कर दें, बोर होल कर दें, ताकि कभी पानी कितना भी डिप्लीट करे तो कम से कम हमको पानी वहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रॉपर्टी को देख के ही आपका बोर होल किया जाता है, क्योंकि इसी से डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी आएगा। अगर इक्विफर रहेगा तो बहुत अच्छी यील्ड रहने वाली है। ओके, आपको बहुत सारा पानी मिलेगा ट्यूबवेल के माध्यम से। ओके, तो ये आपका सैंड वेंट का केस रहता है। देखिए एक्विक्लूड और जो आप ये इक्विटार्ड पढ़ रहे थे, दीज आर द टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच आर पोरस। अब देखिए पोरस आपने सब कुछ पढ़ा, 3 में तो पोरस आ रहा है, लेकिन ग्रेनाइट वाले के केस में पोरस नहीं आ रहा है। ग्रेनाइट कौन सी रॉक होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय चट्टान इसको बोलते हैं, एग्नियस रॉक। एग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, या मैग्मा के ठंडे होने से क्या बनता है, दैट इज ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण क्या होता है, आपका एग्नियस रॉक बनता है। तो इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एग्नियस रॉक, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल, एग्नियस, और एग्नियस रॉक का जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो आपका ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, ज्वालामुखी के ठंडे होने के कारण या मैग्मा के ठंडे होने के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बीएमसी में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, वैसे भी मैं पहले डील कर चुका हूँ इनके बारे में। तो ये हैं आपके एग्जाम्पल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्रेंड्स इन्वायरमेंट में भी मिल जाएगा और आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये आपको सॉइल में भी मिलेगा और ये आपको मिलेगा हाइड्रोलॉजी चैप्टर में भी। तो अगर आप एक जगह इसको क्लियर कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है फ्रेंड्स। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और इनको देखो मैंने समझा दिया, याद करने का तरीका भी बता दिया, बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, इक्विटार्ड, इक्विटार्ड में देखो टार्ड लिखा हुआ है, एकदम थक गया, थोड़ा बहुत परमेबिलिटी है, एकदम धीरे धीरे पानी रेंगेगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया इक्विटार्ड। टार्ड का मतलब क्या होता है, थकना। थकना का मतलब यहाँ पे है कि परमेबिलिटी बहुत लेस हो गई, पानी बहुत धीरे धीरे रेंगेगा, तो इसलिए किसको बोलते हैं, इक्विटार्ड। ठीक है, तो याद करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज द ऑल अबाउट। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग रिलेटेड विथ, आगे अगर हम बात करें, तो अगला टॉपिक हमारा है, दिस इज रिलेटेड विद द के कैन बी फाउंड आउट यूजिंग इक्वेशन डेवलप्ड बाई कन्फाइंड, के कैन बी determined by equations developed for confined and unconfined aquifer. अब ये कन्फाइंड क्या होता है और अनकन्फाइंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है। पहला अगर हम समझें, दिस इज द फर्स्ट आता है आपका, दिस इज द अनकन्फाइंड इक्विफर। इक्विफर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब हमको जो डील करना है अनकन्फाइंड इक्विफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम कह सकते हैं अनकन्फाइंड इक्विफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। दिस द अनकन्फाइंड इक्विफर, इसको अगर हम लिखें, इक्विफर इज अ वाटर, इक्विफर
is a water bearing stratum, water bearing stratum from which water can be easily extracted, निकाला जा सकता है, extracted, ठीक है। एक्वीफर इज अ वाटर बियरिंग स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब होता है एक लेयर, एक परत होती है, ठीक है, फ्रॉम विच वाटर कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड। अब फ्रेंड्स इसको अगर मैं समझाना चाहूँ अगर डायग्राम के माध्यम से, तो सपोज दैट अभी इसको माध्यम से अगर कन्फाइंड और अनकन्फाइंड में डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर आपके पास कोई एक्वीफर है, सपोज दैट कि अगर मुझे अनकन्फाइंड समझना है तो अनकन्फाइंड के लिए सबसे बेटर रहेगा डायग्राम से समझते हैं। देखिए अनकन्फाइंड में क्या होता है कि सपोज दैट कि ये आपकी एक इम्परमेबल लेयर है, हार्ड स्ट्रेटा है, हार्ड रॉक है, दिस इज द हार्ड रॉक, ये इसको बोल सकते हो इम्परमेबल, और ऊपर आपकी पूरी की पूरी लेयर क्या है, मान लिया ये दिस इज द सैंड है, सैंड हो सकती है या एक्वीफर बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्वीफर। तो सपोज दैट आपने इसमें वेल लगाया, इसमें पानी आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेयर है आपकी, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपका एक्वीफर है, यहाँ से पानी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इम्परमेबल जिसको हम हार्ड रॉक बोल रहे हैं वो सिर्फ एक साइड है। अगर मान लिया यही हार्ड रॉक आपकी दो साइड हो जाए, मान लिया ये तो अनकन्फाइंड है, दूसरा एग्जाम्पल मुझे समझना है कन्फाइंड का, किसका, दिस इज द कन्फाइंड। तो कन्फाइंड का अगर एग्जाम्पल समझना है तो इस तरीके से देखो, सपोज दैट कि आपके पास एक वेल है, वो आपने यहाँ पे लगाया, और आपके पास सपोज दैट दिस इज द इम्परमेबल लेयर, एक आपने यहाँ पे है और एक इम्परमेबल लेयर आपकी यहाँ पे है। इम्परमेबल का मतलब यहाँ पे एक हार्ड रॉक हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट को मैंने बताया था, और एक आपकी लेयर यहाँ पे हो जाती है, दिस इज द लेयर, तो एक रॉक ये हो जाती है, ठीक है, और बीच में है आपका एक्वीफर जहाँ से आप पानी निकालना चाहते हो, ठीक है, दिस इज द एक्वीफर जहाँ से पानी आपका निकल के जाएगा। तो फ्रेंड्स दिस इज द इम्परमेबल, दिस इज द इम्परमेबल, दिस इज द इम्परमेबल, जैसे मान लिया क्ले भी हो सकती है, हार्ड रॉक भी हो सकती है, हार्ड रॉक, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो, दिस इज द इम्परमेबल। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप पानी निकालोगे, क्यू डिस्चार्ज अगर हम बात करें, तो आप ये देखिए कन्फाइंड का मतलब समझाते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से। इसमें जो लेयर होगी, ये वाला जो पानी होगा या जो स्ट्रेटम होगा, उसको ये वाला जो आप देख सकते हो, दिस इज द हार्ड रॉक, दिस इज द हार्ड रॉक, इसको इम्परमेबल लेयर भी बोल सकते हैं। तो ये हार्ड रॉक और ये वाली हार्ड रॉक दोनों क्या करेंगे, उस पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, कन्फाइनिंग प्रेशर का मतलब होता है दबाना। तो ये क्या करेंगी, लेयर अपने वेट के कारण दोनों को दबाएंगी, तो इसे बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई आपका दीवार है और सॉइल को सपोज दैट कि दबाता है, तो उसे बोलते हैं दिस इज, अगर उस पर कोई प्रेशर लगाता है, दिस इज कॉल्ड कन्फाइनिंग। और ये कन्फाइंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों साइड से इम्परमेबल लेयर हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो एबव, ये जो प्रेशर रहता है ये आपका रहेगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस वाले केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा क्योंकि ये जो आपका एक्वीफर है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर नहीं होगा, बीच में हार्ड स्ट्रेटम आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर अगर बात करें, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा दबाव यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्फाइंड है, ओके। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, इसकी यील्ड अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से आपको मिल गया क्या, एक्वीफर मिल गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक फंडा है, एग्जाम में यही पूछ लेगा, बताइए अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, तो सिंपल बता सकते हो,
सिंपल ये बता सकते हैं कोई भी एक्वीफर है जो कि दोनों साइड से आपका इम्परमेबल लेयर से कवर नहीं है, और जो कन्फाइंड एक्वीफर होगा वो दोनों साइड से क्या होगा, कन्फाइंड एक्वीफर जो होगा, ये एक्वीफर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिस इज द एक्वीफर, दिस इज द एक्वीफर। तो कन्फाइंड एक्वीफर में क्या होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे दबी रहेंगी, जो भी एक्वीफर होगा वो दोनों साइड से प्रेशराइज होगा, इस पर प्रेशर पड़ रहा होगा। तो ये था आपका कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। अब देखिए हमें जो डेरिवेशन करना है उसको अनकन्फाइंड में हम सबसे पहले एक एजम्पशंस लेते हैं। ये एजम्पशंस आपके यहाँ पे भी वैलिड हो जाएंगी, अनकन्फाइंड में भी और कन्फाइंड में भी। तो आईईएस में या एसएससी जेईई में इसके एजम्पशंस भी पूछ सकता है कि बताइए कि वेल डेवलप करते समय आपको कौन कौन सी एजम्पशंस माननी पड़ती हैं। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही लगभग है। तो पहला फ्रेंड्स यहाँ पे आता है, दिस इज द फ्लो इज लैमिनार एंड डार्सी लॉ इज वैलिड। तो फर्स्ट इज फ्लो इज laminar and Darcy law is valid। डार्सी लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना। फ्लो इज लैमिनार एंड डार्सी लॉ इज वैलिड। नेक्स्ट इज सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये तो एकदम जन अधिकार होता है, जैसे लगता है सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सोम में भी पढ़ते होगे, यहाँ पे भी पढ़ते हैं, भाई मानना पड़ता है। तो सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, वेल पेनिट्रेट्स द entire thickness of एक्वीफर, ठीक है। मतलब कि जो भी एक्वीफर है उसकी पूरी डेप्थ तक आपका वेल पेनेट्रेट होना चाहिए, तभी जाके पानी अच्छा मिलेगा ना। क्योंकि पानी कहाँ से आता है, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, चारों ओर से इसको पानी मिलता है, ठीक है। मैं अभी डील करूँगा कहाँ से पानी आता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, फ्लो इज स्टडी। फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी। फ्लो इज स्टडी, तभी जाके परमेबिलिटी कांस्टेंट हो जाए भाई। तो फ्लो इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ के, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ के का मतलब यहाँ पे परमेबिलिटी है। के रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोसेस। ये कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेबिलिटी अगर चेंज हो गई तो ट्यूबवेल की यील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी बात मैंने यहाँ पे क्या मान लिया था, स्टडी। अगर ये स्टडी है तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, फ्लो टुवार्ड्स द वेल इज रेडियल। फ्लो टुवार्ड्स द वेल is radial and horizontal। बहुत आसान है, बहुत याद करना आसान है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लो जो है वो रेडियल है और हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज दैट कि ये वेल है और पानी का लेवल सपोज दैट इस तरीके से गिरेगा। यहाँ पे पानी का लेवल ये है, जब पानी आप खिंचाई करो, यहाँ पे पानी निकालोगे बाहर जब ट्यूबवेल के थ्रू, तो क्या होगा कि आपका वाटर लेवल नीचे आएगा। वाटर लेवल जब नीचे आएगा तो आप देखोगे ये जो फ्लो हो रहा है रेडियल हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। दूसरा हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, मतलब ये पानी ऐसे आएगा, सारा पानी खींच के इस तरीके से आएगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्लो। दिस इज द रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो दिस इज रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है जो भी है, दिस इज द नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल। नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल remains constant। ये मान लेते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है फ्रेंड्स, अगर सपोज दैट कि यहाँ पे
इस तरीके से हम मानना है कि इसका वाटर टेबल क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, ये मानोगे तभी डेरिवेशन हो पाएगा, नहीं तो अगर मान लो वेरी करेगा तो आप उसको डेराइव नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने एजम्पशंस को डील किया। अब हम लोग चलेंगे अपने डेरिवेशन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे, देखिए एजम्पशंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कन्फाइंड एक्वीफर हो और चाहे वो अनकन्फाइंड एक्वीफर हो, दोनों के केस में ये एजम्पशंस वैलिड होंगी। तो मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ, वहाँ पे इसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह लिख लीजिए, समझ लीजिए बस, उसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह पढ़ के हम काम जब चला सकते हैं तो दो जगह लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं आपका डेरिवेशन के बारे में, कि कैसे हम चीज़ों को डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम माने, बहुत अच्छे डेरिवेशंस हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आना शुरू हो गए हैं, और आपके क्या कहते हैं मेंस में हर साल, चाहे वो सिविल सर्विसेज का पेपर हो, चाहे गेट का पेपर हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे वो एसएससी जेईई का पेपर हो, और चाहे स्टेट लेवल कोई मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ पे इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन ना पूछे गए हों। क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ट्यूबवेल से रिलेटेड कहानी होती है, जिसमें कि पानी को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और पानी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पानी की क्या है, कमी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कहाँ पे मशीनरी लगाएं, कहाँ पे ट्यूबवेल लगाएं, ताकि आपको आसानी से अच्छी बिल्ड मिल जाए, क्योंकि ट्यूबवेल बनाने में पैसा लगता है, इसलिए ये सारी कहानी आपको पहले ही करनी पड़ती है। भैया ट्यूबवेल कहाँ पे लगाएं, जहाँ पे परमेबिलिटी आपको अच्छी मिले, जहाँ पे आपके एक्वीफर अच्छा मिले, वहीं लगाने से आपको क्या होगा, आपको यील्ड भी अच्छी मिलेगी, पानी ज़्यादा निकल के आएगा, और आपके पैसे की भी बचत होगी। पता चला आपने ट्यूबवेल बना दिया कहाँ, एक्विक्लूड में बना दिया, अब आप ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं, पानी ही नहीं निकलेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे ट्यूबवेल का। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमको ऐसी जगह ट्यूबवेल बनाना है जहाँ से पानी क्या हो, आसानी से निकल सके। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसका डेरिवेशन करें, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे डेरिवेशन किसका, अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसका, अनकन्फाइंड एक्वीफर के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको देख लेते हैं। इसका पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फिर जाके हम चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं डायग्राम से। तो पहला क्या है, अनकन्फाइंड है, तो मैं अनकन्फाइंड ही बनाऊंगा। सपोज दैट कि दिस इज द, मान लेते हैं दिस इज द एक लेयर है, इसको मैं बोलूँगा दिस इज द इम्परमेबल लेयर, जो भी है आपकी, दिस इज द इम्परमेबल लेयर, ये आप बना दीजिए दिस इज द हार्ड रॉक, ये इसको बोल सकते हो इम्परमेबल लेयर, इम्परमेबल लेयर। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा मानते हैं कि यहाँ पे दिस इज द ग्राउंड और दिस इज द ग्राउंड। यहाँ पे आपने क्या किया, दिस इज द ट्यूबवेल के लिए आपने बोर होल किया, तो आप इस तरीके से, ये है मेन वेल आपका, क्या है, यहाँ से आप एक डिस्चार्ज निकालोगे, दिस इज कॉल्ड क्यू, मेन वेल इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेन वेल। दिस इज द ग्राउंड लेवल, GL। ठीक है, ये मेन वेल है, यहाँ से पानी जाएगा। मेन वेल की मान लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज द डायमीटर, मेन वेल का जो डायमीटर है, दिस इज द DW मान रहा हूँ। ठीक है, रेडियस RW हो जाएगी। उसके बाद मानते हैं, देखिए ये ग्राउंड लेवल होगा, जाहिर सी बात है कभी भी पानी आपका ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, थोड़ा बहुत नीचे होता है। तो मान लेते हैं दिस इज द लेवल, तो ये आपकी एक दिस इज द लेयर, इस तरीके से आप देख पाओगे कि आपका लेयर आपका होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स पानी का लेवल मानते हैं दिस इज द वाटर लेवल, इधर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा। अब मानते हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पंप आउट करेंगे, तो पानी का लेवल जाहिर सी बात गिरेगा, लेकिन उससे पहले आपको अगर
इसकी यील्ड पता करनी है या आपको परमिबिलिटी पता करना है, तो उसके लिए आपको 2 ऑब्जर्वेशन वेल भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक से काम नहीं चलना, पता कर पाओगे, क्योंकि जब तक आसपास की रीडिंग आपको नहीं पता होगी तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन वेल लगाते हैं, जो कि इस तरीके से आपके ऑब्जर्वेशन वेल बनाए जाते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन वेल बनाओगे, एक यहाँ पे बनाओगे, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल, या इसको यहाँ पे मैं रफ करता हूँ। ऑब्जर्वेशन वेल आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए एक वेल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारी रीडिंग के रिलेटेड जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशन वेल से रिलेटेड होती हैं, तभी तक आप पता नहीं कर पाओगे। मान लें इसका डेटा आपने निकाल लिया, तो आपको कैसे पता चला कि परमिबिलिटी यहाँ की क्या थी, हो सकता है इस लेयर की परमिबिलिटी कुछ और हो, इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन वेल लगाने पड़ते हैं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल मान लेते हैं, यहाँ पे आपने कंसीडर कर लिया, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन वेल बोल दो इसको, या टेस्ट वेल बोल दो, ऑब्जर्वेशन वेल और टेस्ट वेल। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंसेस की, तो डिस्टेंसेस हमें जो मानना है वो ये हैं, दिस इज द सपोज दैट यहाँ से इसके सेंटर तक दिस डिस्टेंस इज R1, इसको मैंने क्या माना, R1 माना। उसके बाद में इसके जो सेंटर मेन वेल के सेंटर से ये जो ऑब्जर्वेशन वेल है इसको मैंने माना दिस इज द R2, क्या माना, R2। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपने जब पंप आउट यहाँ पे पानी किया तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का वाटर लेवल तो गिरेगा। अब पानी का लेवल यहाँ पे ये है, तो मान लेते हैं कि पानी का लेवल गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, यहाँ के बाद ये फिर कांस्टेंट हो गया। मैंने माना भी था एजम्पशंस की यहाँ पे वाटर टेबल क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए एक अवस्था स्टेडी स्टेट जब आ जाएगी तो आपका जो वेल होगा उस समय आपका ये लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ड्रा डाउन होगा, दिस इज कॉल्ड ड्रा डाउन, दिस इज कॉल्ड ड्रा डाउन। थोड़ा सा इधर से मैं बनाता हूँ चीज़ें आपको ताकि क्लियर हों। दिस इज द ड्रा डाउन, जिसके बारे में हमको यहाँ पे सीखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से चलना है, सीखना है हमको है, क्योंकि बार बार इसको नहीं बताया जा सकता, इसलिए एक बार में अच्छे से सीखना है। तो ये ड्रा डाउन है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दिस इज़ द ड्रा डाउन। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से ड्रा डाउन इसका आता है। ऐसे इधर भी होता है, तो मैंने इधर का भी बना दिया, लो भाई इधर भी बना दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ड्रा डाउन हुआ है, इस ड्रा डाउन में अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कि इस वेल में ड्रा डाउन आपका जो हुआ है दिस इज द S1, इसको मैंने S1 माना। और यहाँ पे जो ड्रा डाउन हुआ है दिस ड्रा डाउन, ये इसको मैं मान रहा हूँ दिस इज द S2। इस वाले वेल में ड्रा डाउन S1 हुआ है और इस वाले में ड्रा डाउन कितना हुआ, S2 हुआ है। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पे जो थिकनेस आपकी दी गई है दिस इज द H थिकनेस। तो ये जो थिकनेस है जो कि हमारे लिए पानी की जो लेयर है दिस द H थिकनेस, स्ट्रेटम थिकनेस। उसके अलावा इसमें जो आपका HW है दिस द हाइट ऑफ आफ्टर वाटर एक्सट्रैक्शन। पानी निकालने के बाद स्टेडी स्टेट में आने पे जो वाटर का लेवल होगा यहाँ से अगर मेजर करो तो HW। मेन वेल में अगर जो ड्रा डाउन होगा उसको बोलते हैं SW। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि SW जो पैरामीटर्स हैं, SW ड्रा डाउन इन द मेन वेल। मेन वेल में क्या है, ड्रा डाउन है, मेन वेल। इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे मेन वेल में ड्रा डाउन ज्ञात करना है तो अगर आप H में से अगर मैं स्मॉल HW सेपरेट कर दूंगा तो मुझे SW पता चलेगा, दिस इज द H माइनस स्मॉल HW। ये सब इंफॉर्मेशन एक एक लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेगा कि आपको HW पता करके आपको SW पता करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग बॉक्स में कवर अप करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में S1 एंड S2 ड्रा डाउन इन ऑब्जर्वेशन वेल। ऑब्जर्वेशन वेल में क्या है, ये ड्रा डाउन है। ठीक है,
अच्छा, करेस्पॉन्डिंग टू R1 एंड यहाँ पे अगर बात करें R1 कामा R2 इज द रेडियल डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल। एग्जाम में सब पहचानना होता है भाई, डेटा दिया होता है ऑब्जर्वेशन वेल, तो इसलिए मैं बार बार चीज़ों को लिखा रहा हूँ। R1 एंड R2 देख सकते हो, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड R1, और इसके सेंटर से लेकर के इस वेल तक के सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है R2। इसको मैं मानता हूँ दिस इज द H1, इसको मैंने माना H1 तो मैंने इसको लिख दिया H1, इसको मैंने माना H2 तो मैंने इसको लिख दिया H2। ये भी आप निकाल सकते हो H1 H2 कैसे, देखिए अगर आपको S1 और S2 पता करना हो तो आप यहीं पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज द S1, सपोज दैट दिस इज द S1। S1 की अगर मैं बात करूँ तो S1 अगर आप देखोगे तो कैसे निकलेगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे S1 निकालने के लिए आपके पास क्या है, कैपिटल H है, और कैपिटल H में से अगर मैं H1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको ड्रा डाउन ना पता करना हो, अगर सपोज दैट आपको H1 पता करना हो तो H1 कैसे पता करोगे, अगर मैं कैपिटल H में से अगर ड्रा डाउन S1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे H1 पता चल जाएगा। तो एग्जाम में आपको पता है क्या देता है, आपको एग्जाम में जो देता है वो ड्रा डाउन देता है ऑब्जर्वेशन वेल में, H1 कभी नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जब आपको पानी मेजर करना होता है तो आप ऊपर से पता कर सकते हो ना, नीचे से थोड़ी स्केल लगा के पता कर सकते हो। जो भी क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते होंगे वो टॉप से पता करते हो, अंदर जाके थोड़ी लगा दोगे, अंदर तो जा ही नहीं सकता इंसान। इसलिए क्या करना पड़ता है कि ड्रा डाउन हमको पता होता है, और हमें ये पता होता है कि हम लोग कितने डेप्थ तक वेल को पेनिट्रेट कराएं, वो चीज़ हमको पता होती है, H भैया हमको पता होता है, तो हम स्मॉल S1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे H1 पता चल जाएगा, तो H1 पता चल गया। ऐसे H2 पता करना होगा तो H माइनस क्या कर दोगे, S2 पता कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें H1 H2 पता चल गया, सारी चीज़ें पता चल गई, उसके बाद में यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कैपिटल R मानते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि जहाँ पे आपका एंड पॉइंट होता है वहाँ तक कि जहाँ से पानी मैक्सिमम आ सकता है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कैपिटल R जो होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। कहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, कहाँ तक इसका प्रभुत्व रहेगा, कहाँ से ये पानी मैक्सिमम किस डिस्टेंस से ला सकता है, वो रेडियल डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। देख सकते हो पानी यहाँ से रेडियली आ रहा है, इसलिए सेंटर टू सेंटर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखें दिस इज कॉल्ड R। मैं इधर इसलिए नहीं डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब फ्रेंड्स अगर मुझे डेरिवेशन करना है तो इन दिनों के बीच में एक वेल मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि चीज़ें वेरी कर रही हैं टाइम के साथ में, इसलिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं इस वेल को यहाँ पे बना रहा हूँ, बीच में मुझे बनाना चाहिए, मैं यहाँ पे बनाऊँगा समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर मैं इधर लिखूंगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हो दिस इज द ड्रा डाउन, और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं दिस इज द DR डिस्टेंस, दिस इज DR, स्मॉल DR डिस्टेंस मानते हैं, और मान लेते हैं कि सपोज दैट जो पानी में ड्रा डाउन हुआ है दिस इज द DH, कितना हुआ है DH, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इक्वेशन है, मैं जानता हूँ कि Q इजकल टू KIA मैं लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ Q इजकल टू KIA, तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये लिखा। अब फ्रेंड्स आप बताइए कि यहाँ पे हमको निकालना क्या क्या ज़रूरत है। देखिए मुझे निकालना यहाँ पे है परमेबिलिटी, तो फ्रेंड्स Q तो कांस्टेंट हो गया, लो Q कांस्टेंट हो गया, K को तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब I आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यहाँ डायग्राम में समझना जरूरी है, मैं I को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि I क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स I क्या होता है, I होता है हेड लॉस, टोटल हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ होता है। अब आप बताइए अगर सपोज दैट कि आपको डेरिवेशन करना है, सपोज दैट H हाइट है, दिस इज द H हाइट है, इस पे आप इसको डेराइव कर रहे हो, तो आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो ड्रा डाउन होगा, अगर मैं छोटी सी स्ट्रिप को कंसिडर करूँगा
तो यहाँ पे ड्रा डाउन होगा आपका रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा आपकी, ध्यान दीजिए रेडियल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर रेडियल होगा तो आपका आई होता है, आई हो जाएगा tan थीटा, या आप ऐसा बोल सकते हो sin थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियल हो रहा है तो आपको परपेंडिकुलर अपान कर्ण लेना पड़ेगा। आप परपेंडिकुलर यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, दिस इज द ऑल अबाउट, या इसको tan थीटा में अगर हम कन्वर्ट करें, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली आएगी और ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, dr आएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही स्मॉल डेविएशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो dh होता है उसको हम लोग मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस, दिस इज द dh। ये dh एक्चुअली में होता है, लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा, ये मान लेते हैं, होता नहीं है क्योंकि थीटा बहुत कम होता है, इसलिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा। हर जगह हमारे केस में tan थीटा आता था क्योंकि हमारे केस में वहाँ पे वर्टिकल फ्लो होता था, मतलब जो भी ड्रा डाउन होता था इन वर्टिकल डायरेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, यहाँ पे रेडियल है। क्यों, कैसे देख सकते हो, पानी ऐसे आ रहा है। बाकी जितने भी केसेस हमने पढ़े वहाँ पे सारा वर्टिकल, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप याद करिए कि सपोज दैट एक रिजर्वायर ये मैंने बनाया था, सपोज दैट, और एक रिजर्वायर यहाँ पे नीचे था, तो आप देख पाओगे कि पानी का लेवल दोनों में ये गिरा हुआ था, तो आप देख पाओगे कि दिस इज द H1 माइनस H2 था कि नहीं था, और लेंथ आप ले लेते थे कोई ना कोई। तो आप देखो पानी का लेवल यहाँ से इधर आया, वर्टिकली आया है, बट पानी का लेवल यहाँ वर्टिकली नहीं आ रहा है, यहाँ रेडियली हो रहा है। अगर रेडियली होगा तो आप यहाँ पे लगा नहीं पाओगे क्या, H1 माइनस H2 डिवाइड बाई दिस, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रेडियल। लेकिन थीटा की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा। तो आप tan थीटा लगाओगे तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा dh डिवाइड बाई dr, ठीक है, क्योंकि ये बेस हो जाएगा dr, इसलिए हम इसको dr लिख लेते हैं, dh को ये मान लेते हैं हाइट में चेंज, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लिख सकते हो, आना चाहिए था dr, यहाँ पे आप इसको लिखिए dh, क्या हो जाएगा dh। हालांकि ये डिस्टेंस जो आपकी नियरली इक्वल टू dr ही होनी चाहिए थी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम अपने डेरिवेशन पे बढ़ते हैं, और tan थीटा ही इसको कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, दिस इज द स्लोप। यहाँ पे भी देख सकते हो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में सॉइल सैंपल की लेंथ हो जाएगी और ये हेड लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए, आई की जगह क्या लिख दें फ्रेंड्स, dh बाई dr, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। अब बात करते हैं एरिया की, भैया एरिया इंपॉर्टेंट है। जो वेल आपने कंसिडर किया डेरिवेशन के लिए, वेल कैसा होता है, रेक्टेंगल तो बनाते नहीं हो, क्या बनाते हो, सर्कुलर बनाते हो। अगर वेल को सर्कुलर बनाते हो तो सर्कुलर का आप एरिया बता दीजिए। देखिए 2 पाई r तो इसकी पेरीफेरी हो जाएगी, मतलब अगर वेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम दिखाएं तो इसका पेरीफेरी अगर हम देखें तो ये पेरीफेरी कितनी हो जाएगी, दिस इज द 2 पाई r, दिस इज द 2 पाई r। लेकिन ये आपका सिर्फ क्या है, परिधि है, इसको पेरीमीटर आप बोलते हो, वो सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं। लेकिन वेल यहाँ तक है, कितनी हाइट तक है, तो आप h हाइट तक है, तो इसका जो एरिया आएगा वेल का वो आएगा 2 पाई r h आएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई r h, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ओके, तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को हम यहाँ पे कर सकते हैं। समझा रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो एक सिलेंडर जैसे ये बन गया, जैसे आपके पास ये सिलेंडर है, जैसे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, सपोज दैट दिस इज द सिलेंडर, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये सिलेंडर है और इसमें आपको पानी मान ले निकालना है, ठीक है, ऐसे करके। तो पानी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो चारों डायरेक्शन से पानी आता है। ये वेल है तो पानी इधर से इंटर कैसे करता है, पानी देखो ऐसे इंटर करता है, पानी ऐसे इंटर करेगा, पानी ऐसे इंटर करेगा, पानी ऐसे इंटर करेगा, तो चारों ओर से पानी इंटर कर रहा है, इसलिए उसकी परिधि को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 पाई r ले लिया। और अब पानी ऐसा तो थोड़ी ना यहीं से आएगा, पानी ऊपर से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, इसलिए h हाइट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक आपका सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है। सिलेंडर का जो आप कह सकते हो, जो आपका सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r h होता है। ऐसे तो पढ़ते थे बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया होता है पृष्ठ, सरफेस पृष्ठ जो कुछ पढ़े हो आप हिंदी में, उसे बोलते हैं 2 पाई r h। अब फ्रेंड्स इसको करेंगे इंटीग्रेट, q इंटू डी आर, ठीक है, डिवाइड बाई r, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, 2 पाई भी बाहर ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा h इंटू डी एच। अब फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन वेल में लिमिट हमें लगाना है। आप ये बताइए कि यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस कितना है, r1 से मैं r2 गया हूँ और हाइट h1 से h2,
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, दिस इज द R1 से R2 जाओगे और यहाँ पे H1 से कहाँ जाओगे, H2 जाओगे। अब फ्रेंड्स मैं सारा डेरिवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों? आप ये बता दीजिए dx अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज द ln x, तो इसको मैं लिखूंगा ln r, दिस इज द ln r और R2 डिवाइड बाई R1। फिर क्या मैं लिखूंगा 2 पाई के h स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो h का इंटीग्रेशन क्या होगा, h स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज द h स्क्वायर बाई 2। ओके फ्रेंड्स, और लिमिट हम लगा देंगे h2 से h1। अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी पुट करोगे q इंटू ln R2 माइनस ln R1, ये है लॉग की प्रॉपर्टी। ओके, 2 पाई के डिवाइड बाई 2 बाहर ले सकते हो, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे चाहिए k, तो k का फार्मूला क्या आएगा, q मैंने लिख दिया, ln आएगा, ln के बाद आप इसको लिख सकते हो R2 डिवाइड बाई R1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है log b माइनस log a की प्रॉपर्टी होती है log b बाई a, तो आप लिख पाओगे log R2 बाई R1। उसके बाद पाई को नीचे डिवाइड करिए, पाई को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, h2 स्क्वायर माइनस h1 का होल स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको रिमेंबर करना है। अगर नहीं याद कर पाते हो तो सबसे अच्छा देखो तरीका, एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, q इजकल टू के आई है, मान ले भूल गए एग्जाम में तो q पता है, बस i को डी एच बाई डी आर करना है, एरिया की जगह 2 पाई आर एच कर दिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, एक लाइन में आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन सेमेस्टर में भी बच्चों आता है, और दूसरा अलावा आपका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स टर्म तो आपको पहले से पता है, क्यू क्या है, दिस इज द क्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्चार्ज है वेल का, जो कि मीटर के ऊपर क्या लिखोगे, सेकेंड लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे, ये तो एक फार्मूला कॉमन हो गया, एक और फार्मूला लिख सकते हैं, k इजकल टू, दिस इज द k इजकल टू, अगर मैं बात करूँ तो k को एक और फार्मूला लिख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको एक और फार्मूला लिखोगे, दिस द q इंटू ln r अपान, सपोज दैट दूसरा फार्मूला की अगर मैं बात करूं, r अपान आर डब्ल्यू, ये डिपिट्स जो भी थ्योरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग है, पाई कैसे चेंज हुआ मैं भी बता रहा हूँ, पाई दिस इज द h स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, कैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको एक और फॉर्म में कैसे लिखा गया, देखिए R2 की जगह पे अगर मैं कैपिटल R पुट करूंगा, ये कैपिटल R आप देख सकते हो, दिस इज द कैपिटल R, अगर आप चाहो तो इधर भी कैपिटल R लिख सकते हो, तो मैं इधर भी कैपिटल R डिनोट कर देता हूँ, यहाँ तक के लिए डिस्टेंस जो भी आएगी इसके सेंटर से डिस्टेंस, तो कैपिटल R आप यहाँ पे भी मान सकते हो। ठीक, तो कैपिटल R की जगह पे R2 की जगह पे मैं R लिखूंगा, उसी के करेस्पॉन्डिंग आपको हाइट भी लिखनी पड़ेगी। तो आप बताइए कि अगर कैपिटल R यहाँ तक लिया जाएगा फ्रेंड्स, तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे पानी की हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट जो है वो कैपिटल H है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया H। उसके बाद यहाँ पे अगर आप R1 की जगह पे RW पुट करोगे, जब R1 की जगह पे अगर आपने R1 की जगह पे RW पुट करोगे, RW इज द रेडियस ऑफ दिस वेल, मेन वेल की जो रेडियस है उसे RW बोल रहे हैं, आप बताइए उसके करेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी यहाँ पे HW है, इसलिए आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आप चाहो तो कोई भी डेटा यहाँ पे उसी जितना, देखिए अगर R चेंज होगा तो उसी के करेस्पॉन्डिंग आपकी हाइट भी चेंज होगी, अगर आप R1 चेंज करोगे तो उसी के करेस्पॉन्डिंग आपकी H1 हाइट आएगी, तो बस इसके करेस्पॉन्डिंग याद रखना है। तो अगर आपको ये याद है तो ये लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, तो इसे ये जो थ्योरी है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अनकन्फाइंड थ्योरी, और इसको जो दिया था डिपिट्स ने दिया था, कौन दिया था, डिपिट्स थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडू करके याद कर सकते हो, कैसे, अनडू ऐसे याद करते हैं, अन और डू कैसे याद करोगे, अन का मतलब हो गया अनकन्फाइंड, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, अन का मतलब हो गया अनकन्फाइंड और डी का मतलब हो गया डिपिट्स। तो याद करने का तरीका आपको पता चल गया।
तो मतलब अनकन्फाइंड जो थ्योरी है उसको किसने डिफाइन किया था? ड्यूपिट्स ने दिया था। मतलब हमारी ड्यूपिट थ्योरी जो वैलिड होती है वो अनकन्फाइंड इक्विफर के लिए वैलिड होती है। तो याद करने का तरीका अनडू से याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये आपकी अनकन्फाइंड जो ड्यूपिट थ्योरी है वो ये नहीं है, ड्यूपिट थ्योरी ने ये बताया था, ठीक है, दिस इज द ड्यूपिट थ्योरी। तो इसी के डेरिवेशन करते समय हम यहीं पे पहुंच जाएंगे आराम से। तो इस तरीके से चीज़ों को आप रिमेंबर कर सकते हो। उसके अलावा एक इक्वेशन है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आपको उस इक्वेशन के माध्यम से, देखिए ये सारी चीज़ें मैं एक बार लिख चुका हूँ, अभी दूसरा डेरिवेशन है उसमें इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ पे इन चीज़ों को नहीं लिखूँगा बार बार, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक जगह लिखने से आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगला डेरिवेशन होगा कन्फाइंड इक्विफर का, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। अब आपको एक फार्मूला लिखाता हूँ जो कि पूछा जाता है अक्सर है, एग्ज़ाम में पूछा है, IES में भी पूछा है, आपके SSC JEE में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि कैसे चीज़ों को किया जाए रिलेटेड विथ, एक और फार्मूले की बात करूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ, आगे डेरिवेशन अपना है दिस इज द रिलेटेड विथ कन्फाइंड इक्विफर, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चीज़ें तो वही रहने वाली हैं, इसको हम रफ कर सकते हैं अब, क्योंकि अब हम इनके बारे में डील कर चुके हैं, ठीक है। आप इस तरीके से डायग्राम चेंज करेंगे। अब फ्रेंड्स जो कन्फाइंड इक्विफर था, अब इसको सॉरी अनकन्फाइंड इक्विफर था, अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसका? कन्फाइंड इक्विफर का। किसका? कन्फाइंड इक्विफर के बारे में डील करेंगे। अब कन्फाइंड इक्विफर होता क्या है कि आपका कोई भी इक्विफर है दो इम्परमेबल लेयर्स के बीच में रहता है। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा रफ ही कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्या हों, अच्छे से क्लियर हों। तो इसलिए मैं इस डायग्राम को भी क्या करूँगा, रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बार बार इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैसे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डील करेंगे। तो पहले डायग्राम इसका देखिए, एग्जाम में आपको यही पता करना जरूरी होता है, डेटा दिया होता है और आपको डिसाइड करना होगा कि ये कन्फाइंड इक्विफर है कि अनकन्फाइंड इक्विफर है। दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि उसको डिसाइड करो कि वो कन्फाइंड है कि अनकन्फाइंड है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे बात करनी पड़ती है। तो अब हम डील करेंगे यहाँ पे, दिस इज नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, दिस इज द कन्फाइंड इक्विफर। कन्फाइंड इक्विफर, कन्फाइंड इक्विफर की अगर हम बात करें तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम डायग्राम रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, लगभग थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये मेन वेल हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका नीचे जो है इम्परवियस लेयर है, दिस इज द हार्ड स्ट्रेटम है जिसमें कि पानी आसानी से पास नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड इम्परमेबल लेयर, इम्परमेबल लेयर, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये मान लेते हैं आपकी लेयर है, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया, मान लेते हैं कि दिस इज द लेयर, ये आपकी लेयर है जो कि इसकी डेप्थ बता दिया गया है। ये जो इक्विफर है कन्फाइंड इक्विफर, उसकी डेप्थ D है, दिस इज कॉल्ड कन्फाइंड। इसको इधर मत लिखिए, इधर साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कन्फाइंड इक्विफर, ठीक है। कन्फाइंड इक्विफर हो गया, ये मेन वेल हो गया, ओके। इस तरीके से डायग्राम को आप बना सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लेते हैं
ये पानी आप वाटर यहाँ से क्यों डिस्चार्ज निकल रहा है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक। इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पानी सपोज दैट कि इस तरीके से आपका लेवल इसमें डाउन होता है। मान लेते हैं, देखिए पहले वाटर टेबल आपका यहाँ पे था, उसके बाद डाउन होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेल बनाएंगे सपोज दैट दिस इज द S1 और यहाँ पे बनाएंगे सपोज दैट S2, ठीक है। इस तरीके से आप वेल को यहाँ पे बना सकते हो समझने के लिए, यहाँ पे भी बना सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल। डिस्टेंस R1, डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा इसके सेंटर तक, दिस इज द R2, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आपकी कैपिटल R। तो ये आपके डेटा हो गए। सपोज दैट दिस हाइट उसकी दी गई है, दिस इज द हाइट इज H1, फिर से वही हाइट, दिस इज द H1, दिस इज द H2, ये जो हाइट है दिस इज द H2, और जो टोटल हाइट है दी है दिस इज द H, जहाँ पे वेल को आपने क्या किया, पेनिट्रेट किया, दिस इज द H। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपको बताएगा, दोनों लैंग्वेज में दिया होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। आपको वो एग्जाम में ये बताएगा कि ये वेल का जो पेनिट्रेशन है, जहाँ से ग्राउंड वाटर है और जहाँ पे इम्परमेबल लेयर है, वहाँ तक की टोटल जो डेप्थ होगी वो दिस इज कॉल्ड कैपिटल H। जो ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है कैपिटल H होगा, जो कम वैल्यू होगी वो D होगी, जो कि कन्फाइंड एक्वीफर की डेप्थ है। मतलब जो पानी आपका अब निकलना शुरू होगा वो सिर्फ यहीं से जाएगा। कहाँ से जाएगा, यहाँ से, क्योंकि ऊपर इम्परमेबल लेयर है तो पानी वहाँ से नहीं जाएगा, पानी जो भी जाएगा वो यहीं से जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो आपको यहाँ पे मेन है, दिस इज द HW, इसको मैं लिख देता हूँ HW, और जो ये हो जाएगा दिस इज द SW। बाकी सारे पैरामीटर मैं आपको पहले लिख चुका हूँ, तो फिर अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, ये एक लाइन लिख दोगे तो बेटर रहेगा एग्जाम में आपको। दिस द Q इजकल टू KI है, K तो आपकी परमेबिलिटी फिक्स रहनी है, I ध्यान देना है आपको, I फिर से आपको वही लिखना है DH/dr। तो ये ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि थीटा आपको निकालना होता है, दिस इज द DH/dr। तो आप देखोगे कि एक आपको यहाँ पे वेल बनाना पड़ेगा, दिस इज द वेल, जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जो हाइट है वो मैं H मान लेता हूँ, ओके। इसकी डिस्टेंस मैं R मानता हूँ मेन वेल से, दिस इज द R, ओके। और ये जो है दिस इज द H आपने हाइट इसको मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको डेरिवेशन करना है उसके लिए हाइट आपको यहाँ पे DH माननी पड़ेगी। तो I जो आएगा वो DH/dr ही आएगा, DH/dr आएगा। एरिया इंपॉर्टेंट है, एरिया वो एरिया होता है जहाँ से पानी जाता है। तो पानी सिर्फ जाएगा फ्रेंड्स आप कहाँ से, सिर्फ एक्वीफर से ही जाएगा, ऊपर वाली लेयर से पानी अब वहाँ पे नहीं जाएगा। जहाँ पे एक्वीफर होगा जाहिर सी बात है पानी वहाँ से ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आप ये बता दीजिए कि इसका जो एरिया आएगा, देखिए 2πr इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो मैं लिखूँगा दिस इज द 2πr, दिस इज द रेडियस। देखिए ये वेल की मैं बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन करते समय सिर्फ मैं ये वेल को ले रहा हूँ, बाकी लिमिटेड चेंज कर लूँगा। इस वेल को मुझे यहाँ बीच में बनाना चाहिए था लेकिन जगह कम थी, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसलिए मैंने इसको बनाया। तो आप देखोगे कि इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करें तो R1 के करस्पॉन्डिंग H1 रहेगा और R2 के करस्पॉन्डिंग H2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2πr क्या हो गया, इसका जो भी वेल है उसकी क्या होगी, पेरीमीटर हो गई। तो इस वाले वेल की जो रेडियस थी अगर हम बात करें, सॉरी दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, ये नहीं लिखना है हमको, इसकी जो रेडियस है सेंटर से सेंटर, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है, दिस द स्मॉल r। तो ये स्मॉल r इसकी इस वेल की क्या है, रेडियस है, और इसके पेरीफेरी से जो पानी निकल के आएगा दिस इज कॉल्ड 2πr। आप बताइए कि इसकी हाइट क्या कंसिडर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बता दीजिए क्या पानी कितनी डेप्थ से आ रहा है। पानी सिर्फ इस वाली लेयर से ही जाएगा क्योंकि ये एक्वीफर है, और सब जगह तो पानी जा नहीं पाएगा क्योंकि ये इम्परमेबल लेयर है। तो दिस इज कॉल्ड इम्परमेबल हार्ड रॉक, इम्परमेबल लेयर और हार्ड रॉक, ठीक है। तो वहाँ से तो पानी ऊपर से जाएगा नहीं, इसलिए 2πr। तो यहाँ पे ध्यान देना है D लेना है हमको, क्या लेना है, D, क्योंकि जिस डेप्थ से पानी निकलेगा यही सब एग्जाम में ध्यान देना होता है। डेरिवेशन में कुछ भी फर्क नहीं है, वहाँ पे 2πr इंटू H ले लिया था, यहाँ पे 2πr इंटू D लिया है, बस इतना ही डिफरेंस है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड में। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हो तो फिर डेरिवेशन हमारे लिए आसान
तो Q इंटू डी आर डिवाइड बाई आर इंटीग्रेशन 2 पाई के ओके इंटू डी भी कांस्टेंट क्योंकि डी फिक्स है। इंटीग्रेशन किसका करोगे, डी एच, H1 से लेके H2 तक करोगे और यहाँ पे R1 से लेके कहाँ तक करोगे, R2। तो Q इंटू एल एन, दिस इज द R2 डिवाइड बाई R1 आएगा, पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। 2 पाई के डी इंटू H2 माइनस H1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से K निकल के आएगा, K इजकल टू Q इंटू एल एन R2 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई दिस इज द 2 पाई डी H2 माइनस H1। ठीक है, तो इसको आप रिमेंबर कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, उस वाले फार्मूले में अगर आप जाओगे तो K इजकल टू Q इंटू एल एन R2 बाई R1 था, ऊपर और नीचे चाहे आप कन्फाइंड से पढ़ोगे तो ऊपर का टर्म तो समान आना है, 2 वहाँ पे नहीं था क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया था। जैसे ही h का इंटीग्रेशन किए थे h स्क्वायर बाई 2 आया था, 2 कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पे h स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 2 तो कैंसिल होगा नहीं, इसलिए 2 हमेशा यहाँ मेंटेन रहेगा। पाई भी मेंटेन रहेगा फ्रेंड्स। अब वहाँ पे H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर था, यहाँ पे H2 तो स्क्वायर हुआ नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, H2 माइनस H1 रहेगा और D भी रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। दूसरा याद करने का तरीका देखो, D हमेशा रेसिप्रोकल रहेगा। क्यों, जैसे D आप बढ़ा दोगे, क्योंकि जितना ये लेयर बढ़ती चली जाएगी उतना ही परमेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो याद करने का एक तरीका होगा, यूनिट भी मैच करा सकते हो। क्यू की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर क्यूब को डिवाइड करोगे मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से चीज़ों को आप याद कर सकते हो। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, आर के इजकल टू, दूसरा मैं लिख सकता हूँ Q इंटू एल एन कैपिटल R अपान स्मॉल आर डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज द आर डब्ल्यू। आर क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, आर डब्ल्यू जो है मेन वेल की रेडियस है, दिस इज कॉल्ड आर डब्ल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 पाई डी। H2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे हाइट क्या है, कैपिटल H है, अच्छा, माइनस एच डब्ल्यू। तो ये आपका हो जाता है, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं थीम्स थ्योरी। दिस इज फॉर कन्फाइंड इक्विफर के लिए फार्मूला है, और इसको किसने बताया था, थीम्स, THIEI, थीम्स थ्योरी। तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्या बताइए कि कन्फाइंड थ्योरी को किसने दिया था, तो उसको थीम्स ने दिया था। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे जो दूसरी थ्योरी थी जिसको मैंने पहले पढ़ा, अनकन्फाइंड इक्विफर, उसको किसने दिया था, ड्यूपिट्स ने दिया था। अब एक और फार्मूला फ्रेंड्स आता है, डी तो आपको पता है ना, डी, दिस इज द डी डेप्थ ऑफ द कन्फाइंड लेयर। ठीक है, डी इज द डेप्थ ऑफ कन्फाइंड लेयर। तो डेप्थ ऑफ कन्फाइंड इक्विफर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्म, एग्जाम में पहचान लेना, डेप्थ ऑफ इक्विफर, डेप्थ ऑफ इक्विफर, डेप्थ ऑफ इक्विफर, कन्फाइंड इक्विफर, डेप्थ ऑफ इक्विफर इन कन्फाइनिंग एरिया, इन कन्फाइंड एरिया। ठीक है, इक्विफर की जो डेप्थ है यहाँ पे वो कन्फाइनिंग एरिया के क्या है, बीच में है। इस तरीके से एग्जाम में आपको ध्यान देना। एक और इक्वेशन आती है जिसका नाम है सिचार्ड इक्वेशन, CSCHI, दिस इज द सिचार्ड इक्वेशन। ये याद रखना है, पूछ लेता है। अगर कई बार क्या होता है कि हमको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं पता होता, तो इन्होंने साइंटिस्ट थे जो सिचार्ड थे, इन्होंने बताया कि भाई आप इक्वेशन इस माध्यम से ले लीजिए, जो कि R इजकल टू 3000 इंटू 3000 इंटू SW अंडर रूट के क्या है, परमेबिलिटी है, SW क्या है, ड्रा डाउन है। मैं सारे पैरामीटर लिखा देता हूँ। SW इज ड्रा डाउन इन द मेन वेल, ड्रा डाउन इन द, IES में भी क्वेश्चन पूछा है, इन द मेन वेल। और फ्रेंड्स के जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, R जो है उससे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हो, उससे बोलते हैं जहाँ से मैक्सिमम पानी जितनी डिस्टेंस से आ सकता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब कि
पानी मैक्सिमम यहाँ से रेडियली आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो फार्मूला क्या हो गया, 3000 इंटू SW√K। याद करने का तरीका देखो, परमेबिलिटी हमेशा पानी के अंदर से होकर चलती है, इसलिए इसको हमेशा रूट के अंदर रखते हैं। ठीक है, याद करने का एक तरीका है कैसे, अगर मान लो एग्जाम में भूल गए, मान लो आपको याद है यार 3000 तो था, अब अंडर रूट में S था कि अंडर रूट में आपका K था, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो किसको अंदर बंद करना है, क्योंकि वाटर सॉइल के अंदर से पास करता है, इसलिए परमेबिलिटी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए इसको अंदर अगर हमने कर दिया इस तरीके से रूट लगा दिया तो ये क्या हो गई, बंध गई। इसलिए परमेबिलिटी को किस में रखते हैं, रूट में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक याद करने का तरीका, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस में ऐसे आया हुआ है, इस पे भी आया है, कई बार आपको परमेबिलिटी दे देगा, ड्रा डाउन दे देगा और बोलेगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, कह देगा कि ड्रा डाउन को 2 गुना कर दिया गया है, बताइए रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के फर्क कितना पड़ेगा। 2 गुना करोगे 2 गुना फर्क पड़ जाएगा। मान ले परमेबिलिटी को 4 गुना कर दिया गया है, तो बताइए रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना हो जाएगा, तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इजिली इसको कर सकते हो। दूसरा इक्वेशन दे देगा, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, तो सिचार्ड इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। अब लास्ट एक फाइनल बात आती है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो ये है, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक टर्म आता है स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट, डिस्चार्ज पर यूनिट, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन, ड्रा डाउन, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन एट द वेल लोकेशन, एट द वेल लोकेशन। ठीक है, तो डिस्चार्ज पर यूनिट मतलब 1 यूनिट का ड्रा डाउन होगा, उसी समय उसका पर यूनिट जो आप निकालोगे, सपोज दैट आपने डिस्चार्ज निकाल लिया, क्यों, इसको अगर मैं पर यूनिट ड्रा डाउन से, मतलब एस जो भी इसका 1 मीटर का जो भी ड्रा डाउन होगा उस समय जो डिस्चार्ज आएगा, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये होता मतलब है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्पेसिफिक कैपेसिटी समझा देंगे। ड्रा डाउन का मतलब होता है वाटर का गिरना, पहले ओरिजिनल अपनी वैल्यू से कितना दूसरी वैल्यू पे पहुंच गया है, दिस इज कॉल्ड ड्रा डाउन। डुपिट कर्व क्या होता है, इसमें डुपिट कर्व मान ले पूछ लेता है क्या होता है, डुपिट कर्व, थीम्स कर्व क्या होता है, तो डुपिट कर्व वो होता है जो ये रेडियल डायरेक्शन में आपने देखा, दिस इज कॉल्ड डुपिट कर्व। सारे पॉइंट इस पे लाई करते हैं, इसलिए अगर एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द डुपिट कर्व, इसका मतलब है कि आपको डेरिवेशन करते समय डुपिट थ्योरी का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात और है, एक टेस्ट मैंने और लिखा था जिसके बारे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सपोज दैट, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पे चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे जैसे आपको लिखना है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट एक बात और है जिसको मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, जो कि फाइनल बात होगी हमारी इस टॉपिक की, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है दिस इज द कैपिलरी। तीसरा टेस्ट हमने पढ़ा था, एक नाम आया था, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कैपिलरी। दिस इज द कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा डील नहीं करेंगे। डिटरमिन, इज यूज टू डिटरमिन परमेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड सॉइल, बस इतना पता होना चाहिए, परमेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉइल की क्या पता होना चाहिए, हमको परमेबिलिटी पता होना चाहिए। तो इसको जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, तो ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ईएस में भी अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको स्किप करें। जो पूछा जाता है उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए। इस पे डेरिवेशन पूछा है, इस पे डेरिवेशन पूछा है, ठीक है, और दूसरे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसमें हमको डील करना है। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तक के लिए आपको डेरिवेशन समझाया, सारी बातें बताई।
ऐसे ही करके धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे और एक एक चीज़ करके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।